When we have a concrete of high workability, we use the flow table test for concrete. तो फ्लो टेबल टेस्ट में देखिए क्या होता है इन फ्लो टेबल टेस्ट। जैसे कि नाम पता है कि हम लोग इसमें कंक्रीट का फ्लो मेजर करते हैं, यानी कि कितना डिग्री ऑफ यानी कितना परसेंटेज ऑफ फ्लो हुआ है कंक्रीट में। ये टेस्ट हम लोग जनरली जो हमारी कंक्रीट बहुत ही ज़्यादा अगर वेट होती है, यानी कि वाटर सीमेंट रेशियो बहुत ज़्यादा होता है, इसके लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं इस तरह की कंक्रीट को, जहाँ पे हमारा जो वाटर सीमेंट रेशियो जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है और हाईली वर्केबल कंक्रीट है। उस केस में हम लोग इसको यूज़ करेंगे। तो इसमें जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे दैट दिस इज द apparatus दैट इज यूज्ड फॉर फ्लो टेबल टेस्ट। और इसमें क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट इन दिस टेस्ट द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज डिटरमाइंड बाय एग्जामिनिंग द फ्लोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो फ्लोइंग प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग फ्लो टेबल टेस्ट करते हैं। और इसमें हम लोग ये डिटरमाइन करते हैं कि कैसी हमारी कंक्रीट की क्वालिटी है, यानी कि कंसिस्टेंसी कितनी है, कोहेसिवनेस कितनी है, एंड प्रॉननेस टू सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे दैट सेग्रीगेशन क्या होता है और ब्लीडिंग कंसेप्ट क्या होता है, इसी में आगे आएगा। तो सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग ये दो टर्म्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू कंक्रीट, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि कभी कभार जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होते हैं कंक्रीट के वो कंक्रीट से अलग होने लगते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं सेग्रीगेशन ऑफ कंक्रीट। यानी कि जो कोर्स एग्रीगेट्स हैं वो कंक्रीट से अगर अलग होने लगे तो उसको हम लोग सेग्रीगेशन बोलते हैं। इसके बारे में अभी हम लोग आगे बात करते हैं। पहले हम लोग फ्लो टेबल टेस्ट के बारे में समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या ऑपरेटर्स को क्या क्या यूज़ करते हैं इसमें। तो इन फ्लो टेबल टेस्ट हम लोग के पास एक देख सकते हैं कि जैसे कि ये कॉनिकल शेप हमारे पास फ्रस्टम है, कॉनिकल शेप एक फ्रस्टम है, आप देख सकते हो मेटल कोन और मोल्ड जिसे हम लोग बोलते हैं। और इसकी जो डायमेंशन होती हैं, ठीक है, इसकी डायमेंशंस कितनी होती है, जो ऊपर आपके मेटल कोन और मोल्ड है उसकी जो अपर डायमीटर है वो होती है 13 सेंटीमीटर, लोअर डायमीटर होती है 20 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट होती है 20 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ दिस स्टोन इज 20 सेंटीमीटर। फिर से मैं डायमेंशन रिपीट कर दे रहा हूँ। जो अपर डायमीटर होती है वो होती है 13 सेंटीमीटर, लोअर डायमीटर 20 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ द कोन इज 20 सेंटीमीटर। और इसके नीचे क्या होती है, एक टेबल लगी होती है। दिस इज द टेबल, आप जिसे देख सकते हो। दिस इज द मोल्ड प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ टेबल। इस टेबल की जो डायमेंशन होती है 170 इंटू 170 होती है, और जो थिकनेस होती है वो होती है 1.5 1.5 इज द थिकनेस ऑफ दिस प्लेट। अब हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीट को इस कोन में फिलअप करते हैं। सबसे पहले तो हम पूरा apparatus को क्लीन कर लेंगे विद यूजिंग अ क्लॉथ। फिर क्लॉथ से क्लीन करने के बाद जो हमारी कंक्रीट है, ठीक है, जो हमारी कंक्रीट जिसके लिए हमें फ्लो टेबल टेस्ट को परफॉर्म करना है, उसके लिए हम कंक्रीट को इस जो मेटल कोन है उसमें हम लोग फिलअप करेंगे। तो ये प्रोसीजर है। प्रोसीजर में देखिए जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते हैं कैसे हम लोग इस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रिपेयर द कंक्रीट एज पर मिक्स डिजाइन एंड प्लेस द फ्लो टेबल ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे इसलिए क्योंकि जब ये टेबल वाइब्रेट करेगी और अगर हमारा जो लेवल हॉरिजॉन्टल में होगा तो उसमें जो कंक्रीट जिसे कहते हैं उसमें से फ्लो करेगी। ठीक है, फ्लो करती है तभी हम लोग फ्लो टेबल टेस्ट इसे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखते हैं, ताकि एक तरफ ना होकर फ्लो होकर उस पर यूनिफॉर्मली चारों तरफ कंक्रीट फ्लो करे। Clean the dust or other gritty material on a flow table test and sprinkle a hand of water on it. ठीक है, हम लोग उसको पूरी तरह क्लीन कर लेंगे apparatus को अपने। Now place the metal cone at the middle portion of the flow table and stand on it. जैसे कि आप देख सकते हैं जो मेटल कोन है हमने सेंटर पे, इस टेबल के सेंटर पे हमने जो हमारा मेटल कोन था उसको रख दिया। Pour the freshly mixed concrete in the mold comprising two layers. Each layer should be tamped with tamping rod for 25 times. आपको कंक्रीट जो आपने प्रिपेयर करी है इस मोल्ड के अंदर जो मेटल कोन है उसके अंदर आपको दो लेयर्स में पुट करना है और हर लेयर को 25 टाइम्स आपको टैम्प करना है। ठीक है, टैम्पिंग रॉड विद द हेल्प ऑफ टैम्पिंग रॉड आपको उसको टैम्प करना है। After tamping the last layer, the overcooked concrete on the cone is struck off using a trowel.
पूरा भरने के बाद जो लास्ट है आपको उसको हटा देना है और एक प्लेन सरफेस यानी कि टॉप का एक प्लेन सरफेस आपको होना चाहिए, प्लेन सरफेस आपको मिल जाए। Slowly lift the mold vertically up and let concrete stand on it without any support. The flow table test is raised at a height of 12.5 mm and dropped. The same is repeated 25 or 15 times in 15 seconds. फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारी टेबल है इसको हमें वाइब्रेशन करना है। वाइब्रेशन इन द सेंस कि यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास एक हैंडल लगा हुआ है, ठीक है, हैंडल टू लिफ्ट द फ्लो टेबल। इस हैंडल को आप पकड़ोगे और फिर आपको 15 सेकेंड में 15 बार 12.5 mm हाइट हाइट तक के इसको आपको अप एंड डाउन करना है, ठीक है, जिससे कंक्रीट है उसमें जो फ्लो हो जाए, कंक्रीट फ्लो इन द सेंस कि कंक्रीट में डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हो और जिससे कंक्रीट उस मेटल कोन से थोड़ी सी बाहर निकले, ठीक है, जो कंक्रीट का पेस्ट है उस मेटल कोन से थोड़ी सी बाहर निकले। आप देख सकते हो फिगर में दैट दिस इज द हैंडल टू लिफ्ट द फ्लो टेबल, जो लिखा हुआ है फिगर में सभी को दिख रहा होगा। इसको आप लोग होल्ड करोगे, होल्ड करने के बाद ये आप देख रहे होगे ये जो क्लैंप्स लगे हुए हैं इसको आप 15 सेकेंड में 15 टाइम्स आपको इसको 12.5 mm हाइट पे ले जाके अप एंड डाउन करना है, ठीक है, अप एंड डाउन करना है जिससे कंक्रीट में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगा। क्या होगा, कंक्रीट में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगा। फिर आपको क्या करना है, measure the spread of concrete in diameter using centimeter scale horizontally and vertically. The arithmetic mean of the two diameters shall be the measurement of the floor. अब जैसे कि आपके पास एक कोन है, आप देख पा रहे होगे ये जो मेटालिक कोन है जिसका अपर डायमीटर 13 सेंटीमीटर है, नीचे का 20 है और हाइट भी है 20 सेंटीमीटर। तो जैसे ही आप इसको वाइब्रेट करोगे तो क्या होगा, इससे कंक्रीट फ्लो करेगी और इससे चारों तरफ जाके फैल जाएगी, ठीक है, यानी कि एक सर्कुलर, आप देख सकते हो यहाँ पे इस मेटालिक कोन के चारों तरफ सर्कुलरली फैल जाएगी। ये जो कंक्रीट है ये चारों तरफ सर्कुलरली, कंक्रीट भी सर्कुलरली पूरी तरह फैल जाएगी, ठीक, इस तरह रेगुलर फॉर्म में चारों तरफ ये फैल जाएगी। फिर आपको क्या करना है, उस कोन को, जो कोन है उसको रिमूव करना है और फ्रॉम द सेंटर आपको क्या करना है, फ्रॉम द सेंटर आपको कोई भी दो डायरेक्शन में, यानी कि आप इस डायरेक्शन को मेजर कर लें, इस कंक्रीट में फैली है, फिर आप कोई भी दो डायरेक्शन में आप जितना भी आपका रेडियस है, डायमीटर है, उसको आप मेजर कर लोगे, ठीक है, यानी कि कितने एरिया में आपकी कंक्रीट का फ्लो बढ़ा है, उन दोनों डायमीटर्स को आप मेजर कर लोगे। फिर आप एवरेज निकाल लोगे उनका, ठीक है, आपको फिर क्या करना है, आपको उन दोनों का एवरेज निकाल लेना है। जो भी डायमीटर आपको ऑब्टेन होगा आफ्टर मेजरिंग, आपको उन दोनों का एवरेज निकालना है, जैसे कि फ्लो ऑफ क्वांटिटी दैट इज d1/d2। फिर आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है परसेंटेज फ्लो ऑफ कंक्रीट, ठीक है, परसेंटेज फ्लो ऑफ कंक्रीट। परसेंटेज फ्लो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा एवरेज आया है जैसे कि d1/d2/2 एवरेज, एवरेज -25, ठीक है, जो भी आपका एवरेज आया है एवरेज -25 डिवाइड बाई 25, ठीक है, उसको डिवाइड बाई 25 इंटू 100 कर दोगे। तो यहाँ से आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ से आपकी परसेंटेज फ्लो आ जाएगा, यानी कि कितनी आपकी कंक्रीट फ्लोएबल है, कितनी आपकी कंक्रीट फ्लो करी है, वो यहाँ से आ जाएगी। यूजिंग दिस फॉर्मूला दैट इज द परसेंटेज फ्लो इज इक्वल टू एवरेज -25/25 इंटू 100। यहाँ से आपका परसेंटेज फ्लो आ जाएगा, कंक्रीट का कितना फ्लो किया है। यूजुअली जो जो ये वैल्यू है वो 0 से 150% के बीच में आना चाहिए। ये जो वैल्यू है आपकी आ रही है ये 0 से लेकर 150% तक के आना चाहिए, तभी हम लोग कह सकते हैं कि हमारी वर्केबिलिटी हाई है, हमारी वर्केबिलिटी हाई है। तो ये था फ्लो टेबल टेस्ट। आई होप किसी को इसमें कोई डाउट नहीं होगा। कुछ पूछना है किसी को, कैसे हम लोग मेजर करेंगे, देखिए इसमें जो जैसे ही आप कंक्रीट को मेटल कोन में पुट करोगे और आप 12.5 mm हाइट से क्लैंप, जो टेबल के ऊपर क्लैंप लगा है उसको पकड़ के आप अप एंड डाउन करोगे तो क्या होगा, कंक्रीट का जो पेस्ट है वो चारों तरफ से फैलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, यूनिफॉर्मली एक सर्कुलर फॉर्म में फैलना शुरू हो जाएगा।
फिर जब यूनिफॉर्मली सर्कुलर फॉर्म में फैल रहा है तो आप किन्हीं दो डायरेक्शन में आप क्या कर लोगे, उसका यानी कि डायमीटर आपका कितना है वो मेजर कर लोगे। ठीक है, किन्हीं दो डायरेक्शन में आप डायमीटर मेजर कर लोगे और d1/d2 बाई 2 कर दोगे, उससे एवरेज डायमीटर आ जाएगा। फिर आपको कितना फ्लो किया है तो परसेंटेज फ्लो निकाल लोगे, कैसे, एवरेज माइनस 25/25 इंटू 100, दैट इज द वैल्यू ऑफ द परसेंटेज फ्लो ऑफ कॉन्क्रीट। गेटिंग माई पॉइंट? सभी को समझ में आया? व्हाट इज द फ्लो टेस्ट ऑफ कॉन्क्रीट, फ्लो टेबल टेस्ट ऑफ कॉन्क्रीट? इसको हम लोग जनरली हाई वर्केबिलिटी के लिए परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमारी वर्केबिलिटी हाई हो, यानी कि जो वाटर सीमेंट रेशियो है वो ज़्यादा हो, वहाँ पे हम लोग फ्लो टेबल टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं होगा फ्लो टेबल टेस्ट से रिलेटेड। अब हम लोग वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट के पढ़ते हैं, क्या होता है वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट। देखो, वीबी कंसिस्टोमीटर सबसे पहले तो जान लो कि इसको हम लोग जनरली करते हैं फॉर द कंक्रीट ऑफ लो वर्केबिलिटी, जिसकी वर्केबिलिटी बहुत ज़्यादा लो होती है, उसके लिए हम लोग वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट परफॉर्म करते हैं। इसमें क्या होता है, हम लोग कंक्रीट की रीमोल्डिंग एफर्ट्स को मेजर करते हैं। रीमोल्डिंग इन द सेंस कि कितने टाइम में आपकी कंक्रीट एक नए शेप को अटेन करती है, यानी कि कॉनिकल से सिलेंड्रिकल शेप को अटेन करती है, उसको हम लोग वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट में मेजर करते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है दैट वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट इज नेम्ड आफ्टर अ डेवलपर वी बेहरमर ऑफ स्वीडन एंड इट इज कवर्ड बाय IS 119 1959। ठीक है, आप देख सकते हैं, इन दिस टेस्ट वी मेजर द रिलेटिव एफर्ट लेड बाय कॉन्क्रीट टू चेंज फ्रॉम वन डेफिनेट शेप टू अनदर, यानी कि एक शेप से दूसरे शेप में कितनी आसानी से आपकी कितने टाइम में आपकी कॉन्क्रीट चेंज हो रही है, उसको हम लोग मेजर करते हैं। कैसे? फ्रॉम अ कॉनिकल टू अ सिलेंड्रिकल शेप, from a conical to a cylindrical shape. This effort is known as remolding effort and it is measured in T seconds, और इसको हम लोग VB सेकेंड भी बोलते हैं। ठीक है, ये VB ने टेस्ट किया था फ्रॉम वी बहरमा, तो इसको हम लोग VB सेकेंड भी बोलते हैं। तो कभी कभार क्वेश्चन आ सकता है दैट व्हाट इज वीबी सेकेंड्स और व्हाट हाउ वी कंडक्ट द वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट एंड व्हाट इज द मेन रीजन फॉर कंडक्टिंग दिस टेस्ट। तो इसका मेन रीजन ये है कि हम लोग कंक्रीट की रीमोल्डिंग एफर्ट्स को मेजर करते हैं और उसमें हम लोग टी सेकेंड्स में मेजर करते हैं कि वीबी सेकेंड्स क्या है, कि क्या वैल्यू आती है। तो ये हमारा apparatus आप देख सकते हो दैट दिस इज द apparatus ऑफ द वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट। ठीक है, ये आपके स्क्रीन पे विजिबल होगा दैट दिस इज द डायग्राम फॉर द वीबी कंसिस्टोमीटर। ये एक्चुअल डायग्राम है जो कि आपको लैब में देखने को मिलता है ये टेस्ट, और ये इसका जो है क्रॉस सेक्शन विद द हेल्प ऑफ लेबलिंग, क्या क्या चीज़ें इसमें यूज होती हैं। देखिए आप, इसमें एक बेस होता है, ठीक, दिस इज द बेस, और ये एक वाइब्रेटिंग टेबल होती है जिसका डायमेंशन होता है 380 mm इंटू 360 mm। फिर उसके ऊपर क्या होता है, कौन एक सिलेंड्रिकल होता है, आउटर सिलेंडर होता है, ये आप देख सकते हो विद द लाइट ब्लैक कलर से इस डायग्राम में रिप्रेजेंटेड है, सिलेंड्रिकल कंटेनर। उसके ऊपर क्या होता है, एक स्लम कोन होता है, दिस इज द स्लम कोन जिसका अपर डायमीटर 100 mm, बॉटम डायमीटर 200 mm एंड हाइट ऑफ दिस कोन इज 350 mm। उसके ऊपर एक फनल लगा होता है, दिस इज द फनल। फिर आप ये स्टैंड कह सकते हो, ये स्टैंड होता है, और फिर यहाँ पे गाइड स्लीव होती है, ये ग्रेजुएटेड रॉड होता है, और ये होती है एक ट्रांसपेरेंट डिस्क। इस ट्रांसपेरेंट डिस्क का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जब भी कंक्रीट हमारी एक शेप से दूसरे शेप में अटेन करती है तो इसी से हम लोग इसके हेल्प से, इस ट्रांसपेरेंट शेप की डिस्क की हेल्प से हम लोग पता करते हैं कि हाँ हमारी कंक्रीट ने दूसरा शेप अटेन कर लिया है। ठीक है, हमारी कंक्रीट ने शेप को अटेन कर लिया है विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांसपेरेंट डिस्क। तो ये टेस्ट हम लोग कैसे परफॉर्म करते हैं, देखो आगे क्या है, द टाइम टेकन बाय द कंक्रीट टू अंडरगो कंप्लीट रीमोल्डिंग इज डिटरमाइंड एज द मेजर ऑफ वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट एंड इट इज शोन एज वीबी सेकेंड्स। ठीक है, इसको हम लोग वीबी सेकेंड्स से बताते हैं, यानी कितने टाइम में कंक्रीट में रीमोल्डिंग मतलब एक शेप से दूसरे शेप में चली गई, कॉनिकल से सिलेंड्रिकल में चली गई। ठीक, कॉनिकल से सिलेंड्रिकल में चली गई, उसको हम लोग बोलते हैं रिमोल्डिंग टाइम, यानी कि वीबी सेकेंड्स में बोलते हैं।
तो इस टेस्ट को कैसे परफॉर्म करते हैं, इस टेस्ट में आपको क्या करना है, इस टेस्ट में इसमें आपको जो कॉनिकल शेप जो आपका ये दिख रहा है स्लम कोन है, इसमें आप कंक्रीट को फिल करोगे। कंक्रीट को आप फिल करोगे 4 लेयर्स में, और हर लेयर को 25 टाइम्स टैम्प करोगे विद द हेल्प ऑफ टैम्पिंग रॉड। टैम्पिंग इसलिए करते हैं ताकि हमारा कंक्रीट जो है वो अच्छे से कॉम्पैक्ट हो जाए, उसके अंदर कोई वर्ड्स ना रहें, इसलिए हम लोग टैम्पिंग करते हैं। देखिए प्रोसीजर में देखिए, इंसर्ट द स्लम कोन, आप प्रोसीजर में देख सकते हैं, इंसर्ट द स्लम कोन इन द अटैच सिलेंड्रिकल कंटेनर, फिल द कंक्रीट सैंपल एंड कोन इन 4 लेयर्स। ठीक है, 4 लेयर में हम लोग कंक्रीट को भरेंगे। ईच लेयर शुड बी ऑफ 1/4 ऑफ द हाइट ऑफ द स्लम कोन एंड टैम्प विद टैम्पिंग रॉड फॉर 25 स्ट्रोक्स। 25 बार आपको स्ट्रोक करना है हर लेयर को। 25 बार स्ट्रोक करने का ये सेंस है कि उसके अंदर कोई भी वर्ड्स ना रहे, वो आसानी से कॉम्पैक्ट हो जाए, इसीलिए हम लोग बार बार टैम्पिंग रॉड से टैम्प करते हैं, यानी कि कॉम्पैक्शन प्रोसेस करते हैं। आफ्टर टैम्पिंग टॉप लेयर स्टक ऑफ द कंक्रीट फ्रॉम अ ट्रॉवल, मेकिंग द कंक्रीट करेक्टली फिल्ड। नेक्स्ट स्टेप क्या है, आफ्टर फिलिंग द कंक्रीट इन द स्लम कोन, a transparent glass disc attached to the swivel wound is moved and placed on the top surface of the concrete, and note that the reading from the graduated scale as the initial reading। आपको फिर क्या करना है, कंक्रीट स्लम कोन में फिल अप करने के बाद ये जो ट्रांसपेरेंट डिस्क है इसको आप मूव कराओगे और फिर इसी के ऊपर रख दोगे। ठीक है, ये जो कंक्रीट है इसकी स्लम कोन के ऊपर आप इसको पुट कर दोगे, and then remove the cone slowly in the vertical direction and wait until the concrete settles in a new position। फिर आप क्या करोगे, धीरे धीरे उस स्लम कोन को रिमूव करोगे ताकि आपकी जो कंक्रीट है वो कॉनिकल शेप से सिलेंड्रिकल शेप में आसानी से बैठ जाए, यानी कि आसानी से चली जाए। ठीक है, आसानी से नया शेप अटेन कर ले। अगेन मूव द स्विvel arm and place it on the lowered concrete for the final reading, note it as final wear। तो आपकी स्लम वैल्यू वहाँ से पता चल जाएगी, दैट इज द इनिशियल रीडिंग। ठीक है, इनिशियल रीडिंग यानी कि जब आपने उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट ग्लास रखा, स्केल उसके ऊपर बनी होती है जिसमें आप चेक कर सकते हो क्या है हमारी इनिशियल रीडिंग, और फिर वहीं से आप जब आपने जो नया शेप अटेन कर लिया है उससे आप फाइनल रीडिंग निकाल दोगे। नाउ स्विच ऑन द वाइब्रेटर एंड स्टार्ट द स्टॉप वॉच। फिर आप क्या करोगे, उसमें जो नीचे जो आप देख सकते हो यहाँ पे वाइब्रेटर लगा हुआ है, आप इसको ऑन कर दोगे, और फिर जिससे हो क्या होगा, ये जो वाइब्रेटिंग टेबल है ये वाइब्रेट करने लगेगी, और जैसे ही ये वाइब्रेट करेगी जो कंक्रीट है वो अपनी रीमोल्डिंग यानी कि फ्रॉम अ कॉनिकल टू अ सिलेंड्रिकल शेप अटेन कर लेगी। The vibration are continued until the concrete is wholly remolded, that is, the surface becomes horizontal and the whole concrete surface adheres uniformly to a transparent disc। ठीक है, ये जो ट्रांसपेरेंट डिस्क को अटेन कर लेगी। The time required for completing remolding is recorded इन सेकेंड्स। ठीक है, फिर जितना टाइम लगा यानी कि कितना टाइम लगा उसको एक कॉनिकल शेप से सिलेंड्रिकल शेप में जाने के लिए उसको आप नोट डाउन कर लोगे, और वही वैल्यू हो जाएगी आपकी वीबी सेकेंड्स। और इसी को हम लोग बोलते हैं कि कितने टाइम में आपकी कंक्रीट ने एक शेप से दूसरे शेप को अटेन किया। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं वीबी सेकेंड्स। तो दिस इज द वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट। और इससे क्वेश्चन ये आ सकता है इस तरह से, कभी कभार ये जो हमने जितने भी अभी तक टेस्ट हम लोग ने वर्कबिलिटी से रिलेटेड टेस्ट हम लोग ने पढ़े हैं, जैसे कि स्लम टेस्ट पढ़ा अभी हम लोग ने वीवी कंसिस्टोमीटर पढ़ा, हम लोग ने के स्लम टेस्टर पढ़ा। ठीक है, हम लोग ने फ्लो टेबल टेस्ट पढ़ा, हम लोग ने कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट पढ़ा। तो इसमें से या तो फिर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि किसी एक टेस्ट से पूछ ले। ठीक है, या क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि आपको इन ये दैट व्हाट इज वर्कबिलिटी एंड व्हाट आर द डिफरेंट टेस्ट दैट वी परफॉर्म फॉर डिटरमाइनिंग द वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरी पूरी चीज़ें लिखनी है, सारे apparatus बनाने हैं। अगर क्वेश्चन 8 मार्क्स का सिर्फ वर्कबिलिटी से रिलेटेड और कितने टेस्ट होते हैं, तो सिर्फ आपको जो टेस्ट में मेन चीज़ें यानी कि कौन सा टेस्ट किस लिए परफॉर्म करते हैं, कौन सी कंक्रीट के लिए परफॉर्म करते हैं, क्या उसमें apparatus यूज होता है, और पूरा प्रोसीजर आपको नहीं बताना है, सिर्फ मेन हाईलाइटेड पॉइंट्स आपको लिखते हैं, जो कि जब आप मैं नोट सेंड करूंगा इसमें से आप अभी शॉर्ट पॉइंट्स बना देना।
ठीक है, आप क्या करना, अभी अपनी जो आपकी कंक्रीट टेक्नोलॉजी की कॉपी है उसमें आप शॉर्ट नोट्स बना लेना। ये क्वेश्चन जिस तरह मैं बता रहा हूँ इसी तरह आएगा हमेशा। ऐसा नहीं होगा कि व्हाट इज वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट, इस तरह से नहीं आता है क्वेश्चन। क्या आता है कि पूरी ओवरऑल एस्पेक्ट से आता है, यानी कि व्हाट इज वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, what are the different tests that we perform for determining the workability of concrete। तो उसमें आपको सारे टेस्ट बताने होंगे, इन डिटेल नहीं बताने होंगे, सिर्फ आपको मेन मेन पॉइंट्स बताने हैं। ठीक है, उस टेस्ट से रिलेटेड क्या क्या मेन मेन पॉइंट्स हैं, किस लिए परफॉर्म करते हैं, कौन सा ऑपरेटर्स यूज करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी होंगी, प्रोसीजर में नहीं बताना, प्रोसीजर नहीं बताना है। ओके, तो ये चीज़ समझ में आ रही सभी को? Yes, sir. ओके, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट ऑफ कंक्रीट थे। अब हम लोग सेग्रीगेशन की बात करते हैं कि सेग्रीगेशन क्या होता है। सेग्रीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट, दो कॉन्सेप्ट हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक होता है सेग्रीगेशन एंड द नेक्स्ट वन इज ब्रीडिंग कॉन्सेप्ट। तो सेग्रीगेशन की अगर हम लोग बात करें, सेग्रीगेशन नाम से पता चल रहा है कि सेग्रीगेट यानी कि अलग होना, रिमूव होना। ठीक है, तो सेग्रीगेशन की अगर हम लोग बुकिश नॉलेज, बुकिश उससे बात करें, segregation can be defined as the separation of constituent materials of concrete। ठीक, यानी कि जो कंक्रीट के जो कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल्स है, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल्स हैं, यानी कि कोर्स एग्रीगेट हो गया, वाटर हो गया, फाइन एग्रीगेट हो गया, वो अगर कंक्रीट से हट अलग हो रहा है, रिमूव हो रहा है, देन दैट इज कॉल्ड एज द सेग्रीगेशन ऑफ कंक्रीट। तो segregation of concrete is the separation of cement paste and aggregate of concrete from each other during handling and placement। जनरली हम लोग सेग्रीगेशन नहीं चाहिए होता है कंक्रीट में। अगर आपकी कंक्रीट सेग्रीगेट हो रही है तो क्या होगा, आपकी कंक्रीट खराब मानी जाएगी और उसकी जो ओवरऑल जो उसकी वर्केबिलिटी है वो भी कम हो जाएगी और स्ट्रेंथ पे भी इफेक्ट पड़ेगा, और वो जो आपका स्ट्रक्चर होगा वो लॉन्ग टाइम के लिए उसकी जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ही कम हो जाएगी, यानी कि ज़्यादा लंबे समय तक वो नहीं चल पाएगा। तो सेग्रीगेशन इज ऑल द टाइम अवॉइडेबल, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है दैट सेग्रीगेशन ऑफ कंक्रीट अफेक्ट्स स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी इन स्ट्रक्चर। ठीक है, जो स्ट्रेंथ है उसकी ड्यूरेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। इन अ गुड कंक्रीट ऑल कंक्रीट एग्रीगेट्स आर इवनली कोटेड विद सैंड एंड सीमेंट पेस्ट एंड फॉर्म्स अ होमोजेनस मास। तो हमेशा एक अच्छी कंक्रीट की क्वालिटी क्या होती है कि उसके जो एग्रीगेट्स हैं वो इवनली कोटेड हों विद द सीमेंट पेस्ट और एक होमोजेनस मिक्सचर बना दें। जनरली जो हमारे सेग्रीगेशन होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। पहला तो ये कि हमारा जो कोर्स एग्रीगेट है वो सेपरेट होने लगे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मिक्सेस, यानी कि जो आपके कोर्स एग्रीगेट्स हैं वो सेपरेट होने लगे। दूसरा ये है कि जो पेस्ट है, जो सीमेंट का पेस्ट है वो सेपरेट होने लगे हमारे कंक्रीट से। और तीसरा जो है वो ये है कि आपका जो वाटर है कंक्रीट में वो सेपरेट होने लगे। तो ये तीन तरह के सेग्रीगेशन है। पहला कि अगर आपके कोर्स एग्रीगेट्स हैं वो सेपरेट होने लगे तो उसमें भी आप सेग्रीगेशन पाओगे। अगर आपका सीमेंट पेस्ट जो है वो सेपरेट होने लगे फ्रॉम द कंक्रीट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेग्रीगेशन। एंड थर्ड वन इज अगर आपका जो वाटर है वो सीमेंट वो कंक्रीट से हटने लगे, देन दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द सेग्रीगेशन कंसेप्ट। कॉजेज क्या होते हैं ये पढ़ लेते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप कॉजेज फॉर सेग्रीगेशन? यूज ऑफ हाई वाटर सीमेंट रेशियो इन कंक्रीट। अगर आप ज़्यादा वाटर या सीमेंट रेशियो यूज करेंगे तो उससे वर्केबिलिटी तो इंक्रीज कर जाएगी, लेकिन ओवरऑल उसमें सेग्रीगेशन कंसेप्ट आ जाएगा। ठीक है, this generally happens in case of a concrete mixed at site by unskilled workers। तो जो अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं ये जनरली वो उनकी उससे होता है। ठीक है, वो ज़्यादातर इस प्रैक्टिस को कर लेते हैं और वो गलती से हो जाती है उनसे कि हमारा उनकी कंक्रीट में सेग्रीगेशन हो गया। फिर नेक्स्ट क्या होता है कॉज? एक्सेसिव वाइब्रेशन ऑफ कंक्रीट विद मैकेनिकल नीडल वाइब्रेटर्स makes heavier particles settle down at bottom and lighter cement sand paste comes at top। ठीक है, अगर आपने एक्सेस वाइब्रेशन कर दिया तब भी क्या होगा कि जो आपके जो लाइटर पार्ट आपके जो हेवियर पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे, और जो सीमेंट है वाटर है क्योंकि उनका स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत कम होता है तो वो क्या होंगे, वो टॉप लेयर पे आना शुरू हो जाएंगे। तो ये भी एक कारण है जिससे सेग्रीगेशन हो सकता है।
थर्ड क्या है, when concreting is done from a height in case of underground foundation and draft which causes concrete to segregate। एक ये भी कंसेप्ट हो सकता है कि आप बहुत ऊंचाई से अगर आप कंक्रीट में कर रहे हैं, जैसे कि अंडरग्राउंड फाउंडेशन बना रहे हैं या राफ्टिंग कर रहे हैं, तो उसमें भी सेग्रीगेशन कंसेप्ट आ सकता है, सेग्रीगेशन हो सकता है। ये एक सेग्रीगेशन का डायग्राम है, आप देख सकते हो कि इसमें जो 4 सेग्रीगेट्स हैं वो अलग हैं, ठीक है, एक यूनिफॉर्म कंक्रीट नहीं है, और इसमें ये सेग्रीगेशन आ चुका है इस कंक्रीट में। सभी लोग देख पा रहे हैं इस डायग्राम को। इसमें आप देख सकते हो जो 4 सेग्रीगेट्स हैं वो अपर लेयर में है कंक्रीट के। तो दिस इज द सेग्रीगेशन कॉन्सेप्ट। उसी तरह ब्लीडिंग की अगर हम बात करें, नाम से पता चल रहा है ब्लीडिंग यानी कि रिमूवल ऑफ वाटर। तो ब्लीडिंग को हम लोग क्या कहते हैं, कैसे समझते हैं, दैट ब्लीडिंग इज अ फॉर्म ऑफ सेग्रीगेशन। ये एक सेग्रीगेशन ही का फॉर्म है, ठीक है। जो हमने थर्ड फॉर्म बताया उसको हम लोग एक टेक्निकल टर्म से बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ब्लीडिंग। So bleeding is a form of segregation in which water present in concrete mix is pushed upwards due to settlement of cement and aggregates। जो पानी है जो कंक्रीट में यूज किया है वो ऊपर लेयर पे आ जाए, ठीक है। जो पानी है आप कंक्रीट में यूज कर रहे हैं वो रिमूव होने लगे या वो ऊपर लेयर पे आ जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि कंक्रीट में क्या हो गई, ब्लीडिंग हो गई। The specific gravity of water is very low. Due to this, water tends to move upwards. Bleeding ordinarily occurs in a wet mix of concrete। ठीक है, हमें पता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर की सबसे ज़्यादा कम है। जितने भी आपने कॉन्स्टिट्यूएंट यूज़ किए या मटेरियल यूज़ करे हैं कंक्रीट बनाने के लिए, तो उसमें आप देख सकते हैं कि वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी सबसे कम होती है। तो वाटर क्या होती है, अपर लेयर पे यानी कि अपर सरफेस पे आ जाती है, जिसको हम लोग ब्लीडिंग बोलते हैं। और क्यों होती है ब्लीडिंग वो समझ लीजिए। द प्राइम फैक्टर फॉर ब्लीडिंग इन कंक्रीट इज हाई डोसेज ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो। ठीक है, अगर आपने बहुत ज़्यादा वाटर सीमेंट रेशियो का यूज़ कर लिया है, then that is the main reason for bleeding of concrete। The bleeding in concrete is not harmful if the rate of evaporation of water is equal to the rate of bleeding। अगर जैसे कि वाटर ऊपर लेयर पे आ गया है और समर्स हैं, और अगर आपका इवेपोरेशन रेट ज़्यादा है तब तो वो इफेक्ट नहीं करेगा कंक्रीट को, ठीक है। यानी कि हाइड्रेशन रेट ज़्यादा है तब तो कंक्रीट को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हाइड्रेशन रेट भी कम है, ठीक, और आपकी जो अपर लेयर पे है, तब इट विल हैव एन एडवर्स इम्पैक्ट, यानी कि कंक्रीट को ये नुकसान पहुंचा सकता है। अब कैसे आप ब्लीडिंग को रोक सकते हैं, ये 3 पॉइंट्स हैं। दैट ब्लीडिंग इन वाटर इज कंट्रोल बाय एडिंग मिनिमम वाटर कंटेंट इन क्वांटिटी। यानी कि जितना आपको वाटर सीमेंट रेशियो रिक्वायर्ड है, हर मिक्स के लिए अलग अलग वाटर सीमेंट रेशियो आप फाइंड आउट करते हो। जब हम लोग मिक्स डिज़ाइन करेंगे कि आपको कंक्रीट बनानी है M20 या M15 की, तो उसमें हर उसके लिए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कितना हमें वाटर की चाहिए, ठीक है, कितना हमें वाटर सीमेंट रेशियो रखना चाहिए। तो हम लोग उसमें पढ़ेंगे कि कैसे आपको वाटर को कंट्रोल करना है। सेकेंड क्या है, encouraging the use of air entraining admixtures in a mix। एयर entraining admixtures हम लोग ने पहले ही डिस्कस किया था, ठीक है। एयर entraining admixture जैसे कि जिंक, एल्यूमिनियम पाउडर, जो वुड रेजिन्स होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, उनको यूज़ करने से आप ब्लीडिंग को रोक सकते हैं, ठीक है। उनको यूज़ करने से आप ब्लीडिंग को रोक सकते हैं। एंड बाय एडिंग मोर सीमेंट इन अ मिक्स। जब आप सीमेंट को, जैसे जाहिर सी बात है, अगर आप वाटर बढ़ा रहे हो सीमेंट नहीं है, तो वाटर तो बढ़ गया लेकिन सीमेंट आपने उतना ही रखा, तो उससे भी आपकी ब्लीडिंग आ सकती है। तो इसलिए आप सीमेंट को भी इंक्रीज करिए। तो ये था कंसेप्ट सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग का, कि व्हाट इज सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग। इससे भी क्वेश्चन आ जाता है अक्सर, दैट व्हाट इज द डिफरेंस। अक्सर पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट। कैसे इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकता है, दैट व्हाट इज सेग्रीगेशन, what are the different types of causes of segregation and how can we control segregation। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। ब्लीडिंग में भी इसी तरह से क्वेश्चन, तो व्हाट इज ब्लीडिंग, कैसे होती है, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या क्या इसकी स्ट्रेंथ पे, स्टेबिलिटी पे, ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट या ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर पे क्या इफेक्ट होता है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये थे आज हम लोग ने पढ़े डिफरेंट टेस्ट, यानी कि फ्लो टेबल टेस्ट और वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट हम लोग ने पढ़ा, और सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग कंसेप्ट आज हम लोग ने पढ़ा है कंक्रीट से रिलेटेड।
तो आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, और किसी को डाउट है, कुछ पूछना हो इसमें तो पूछ सकता है। बाकी ये सूरज, सर सेग्रीगेशन एग्रीगेट की ग्रेडिंग ठीक ना होने पर भी होता है ना? हाँ, अगर आपने ग्रेडिंग प्रॉपर ग्रेडिंग वेल ग्रेडेड एग्रीगेट्स नहीं यूज करें तब भी उससे भी हो सकता है। ओके सर। ठीक है, बाकी इसमें हम लोग नेक्स्ट टाइम पे आगे और पढ़ते हैं। इसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट, तो कंक्रीट को कैसे बनाते हैं एट आरएमसीज, कैसे हम लोग उसमें बनाते हैं, क्या क्या बैचिंग कंसेप्ट क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। मशीन मिक्सिंग क्या होता है, हैंड मिक्सिंग क्या होता है, और कितने टाइप्स ऑफ मिक्सर्स का हम लोग यूज़ करते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ कंक्रीट, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, क्यूरिंग क्या होती है कंक्रीट, ये मिक्सिंग टाइम कितना होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट करना है अगर आपको कंक्रीट को तो कैसे कंक्रीट को आप ट्रांसपोर्ट करेंगे, ट्रांजिट मिक्सर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग एक एडवांस सर्वेइंग का यूनिट का, अभी हम लोग यूनिट 3 का पार्ट थोड़ा सा शुरू करते हैं। रवि राज, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर। अच्छा, तो हम लोग एडवांस सर्वेइंग का थोड़ा सा पोर्शन शुरू कर लेते हैं। ईडीएम कंसेप्ट देख लेते हैं क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। ठीक है, उसके प्रिंसिपल को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग उसको और आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थोड़ा सा देख देख लीजिएगा अभी। सभी को एडवांस सर्वेइंग यूनिट 3 दिख रही है? यस सर। ओके, यस सर, दिख तो रही। थर्ड यूनिट में आपकी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। अब तक क्या आपने क्या किया था, आपने जो प्रोसेस किए थे वो चेनिंग करी थी, टेपिंग करी थी। अब हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कैसे हम लोग डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में डिस्टेंस कैसे मेजर कर सकते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, टोटल स्टेशन, टेलेरोमीटर, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या होते हैं, इनके प्रिंसिपल, ये किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, दैट इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज अ सर्विंग इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग डिस्टेंस इलेक्ट्रॉनिकली बिटवीन टू पॉइंट्स थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यानी कि इसमें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज़ करके हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के डिस्टेंस को मेजर करते हैं। ठीक है, हम लोग जनरली क्या करते हैं, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो निकलती हैं उसमें हम लोग क्या फाइंड करते हैं, उसमें हम लोग फेज डिफरेंस फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, फेज डिफरेंस। आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स होती हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स होती हैं, जैसे कि माइक्रोवेव होती है, इंफ्रारेड रे होती है। तो इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस में जो फेज डिफरेंस होता है, उसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस फाइंड करते हैं फ्रॉम अ वन पॉइंट टू अनदर। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस ईडीएम इज द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स यूजिंग फेज चेंजेस। क्या, यूजिंग फेज चेंजेस दैट अकर एज electromagnetic energy waves travel from one end of the line to the other। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कितना जा रहा है, तो फेज चेंजेस हम लोग इसमें निकालते हैं। जनरली हम लोग के तीन मेथड्स होते हैं फॉर डिटरमाइनिंग डिस्टेंस। पहला जो होता है वो होता है डीडीएम, यानी कि डायरेक्ट डिस्टेंस मेजरमेंट, जिसको हम लोग चेनिंग और टेप से करते हैं। ठीक है, डीडीएम कंसेप्ट यानी कि डायरेक्ट डिस्टेंस मेजरमेंट, जिसमें हम लोग चेन का या टेप का यूज़ करके हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं। सेकेंड क्या होता है, वो होता है ऑप्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट, जिसको हम लोग ओडीएम बोलते हैं। तो इन दिस मेथड हम लोग टेकोमेट्री, हॉरिजॉन्टल सब्सटेंस या टेलीमेट्रिक मेथड्स का यूज़ करते हैं फॉर डिटरमाइनिंग। यानी कि आप उसमें टेकोमेट्री यानी कि और विद द हेल्प ऑफ लेंसेज, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंस का यूज़ करके आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे आपको फ्रॉम अ वन पॉइंट टू अनदर। जो इस यूनिट में वो सर ईडीएम। यस गुलक्षा।
सर टेलीमेट्रिक मेथड कौन से होते हैं? टेलीमेट्रिक मेथड में देखो हम लोग क्या करते हैं, टेलीमेट्रिक मेथड्स जो होते हैं इसी में आएगा, ईडीएम में आएगा। अभी हम लोग एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है, डिस्टेंस। इसी में हम लोग अभी आगे बात करेंगे टेलीमेट्रिक मेथड्स में क्या क्या होते हैं। डिस्टोमैट होता है, सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट, ओके सर। ठीक है। हम लोग बात करें अभी इसमें, देखो मैं जनरली जो है वो टोटल स्टेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि वही आज के दौर में ज़्यादातर यूज़ करते हैं, टोटल स्टेशन। टोटल स्टेशन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, अगर आपको टोटल स्टेशन पे काम करना आता है अच्छे से तो उसकी डिमांड बहुत है, ठीक है। टोटल स्टेशन की आज के दौर में डिमांड बहुत है, क्योंकि बहुत कम ऐसे इंजीनियर्स हैं, सिविल इंजीनियर्स जो टोटल स्टेशन को चलाना जानते हैं, ठीक। और जिसको जिसको टोटल स्टेशन यूज़ करने में माहिर हो गया तो वो उसको बहुत अच्छी पैकेज की मतलब जॉब मिलती है, बहुत ही अच्छा उसका स्कोप रहता है अभी भी। तो ये ईडीएम कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। दैट इज ईडीएम में हम लोग जियोडी मीटर, टेलोरीमीटर और डिस्टोमेट सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग ईडीएम कंसेप्ट में। प्रिंसिपल क्या होता है ईडीएम का, जैसे कि मैंने बताया कि फेज चेंजेस होता है, उस पर काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज़ करके। So EDM is a way of determining the length between 2 points by looking at the phase changes that occur as the electronic energy waves which travel from one end of a straight line to the other, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन से दूसरे स्ट्रेट लाइन में जाने के लिए जो फेज चेंज हो रहा है उसको हम लोग मेजर कर लेते हैं, और उसी को हम लोग, उस प्रिंसिपल को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट यानी कि ईडीएम सर्वे के लिए यूज़ करते हैं। तो ये था कंसेप्ट, प्रिंसिपल ऑफ ईडीएम सर्वे। अभी हमने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया है कि क्या क्या आपको इसमें पढ़ना है। बाकी अभी मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ कि यूनिट 3 में क्या क्या चीज़ें हैं, इससे पता चल जाएंगी कि क्या क्या है इसमें। तो इसमें है इम्पोर्टेंस प्रिंसिपल क्लासिफिकेशन जीपीएस